हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। हम लोग टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की बात कर रहे थे और फिर हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ का डिस्कशन किया और फिर हमने कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए डिटेल बिहेवियर देखा था। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का जो बिहेवियर है इस प्रकार का और ये सारे ग्राफ्स वगैरह हमने इनकी बात की और फिर हमने लेकिन एक पर्टिकुलर केस और उसमें स्पेसिफाई किया कि एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी विच इज़ प्रोपोर्शनल टू टाइम या ट्रांजिशन रेट मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम जिसे हम कह रहे थे, एक ऐसी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी भी अराइज हो सकती है जो जिसमें रेट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो, कांस्टेंट ट्रांजिशन रेट जिसे हम कहते हैं, फर्मीज गोल्डन रूल। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस थी, कांस्टेंट परटर्बेशन और उसके अलावा क्लोज्ड स्पेस लेवल्स वगैरह वगैरह कुछ कंडीशंस थी। तो आज हम जो दूसरा केस कर रहे हैं दूसरी तरह का एक परटर्बेशन लेंगे, लेकिन यहाँ का अगर आप मैथमेटिकल अपरेटस भी देखेंगे और डिस्कशन जो होगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट परटर्बेशन की तरह ही होगा। तो लेकिन कांस्टेंट परटर्बेशन का केस मच सिंपलर है और वहाँ हमने डिटेल में बात की है। तो बिफोर गोइंग ऑन टू दिस न्यू लेक्चर हार्मोनिक परटर्बेशन, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कांस्टेंट परटर्बेशन का केस जो है उसे मैथमेटिकली भी और उसकी जो फिजिक्स है और उसमें जो कंसेप्ट थे उनको प्रॉपरली समझना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, हार्मोनिक परटर्बेशन। हार्मोनिक परटर्बेशन एक इस तरह का परटर्बेशन है, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन है हमारा, जिसमें कुछ पार्ट है जो स्पेस डिपेंडेंट पार्ट है। ओके, अगेन इसके लिए भी कोई एच जैसा वैसा सिंबल यूज़ करना चाहिए था, ये भी हैमिल्टन का एक पार्ट है। ओके, स्पेस डिपेंडेंट, बट लेट मी यूज़ द सिंबल ए। ओके, ए इज सम स्पेस डिपेंडेंट पार्ट और उसके अलावा ई टू द पावर माइनस आईटा ओमेगा टी एक साइनोसोडल पार्ट इसमें है। ओके, ये ओमेगा हमारी परटर्बिंग फ्रीक्वेंसी है। ओके, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द परटर्बेशन बेसिकली एक साइनोसोडल वो है ओमेगा फ्रीक्वेंसी का। ओके, तो अगर यहाँ पे एक छोटा सा वो बनाऊँ, ये आपका परटर्बेशन पीरियोडिकली टाइम के साथ इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है साइनोसोडली। ओके, तो ओमेगा उस परटर्बेशन की फ्रीक्वेंसी है। और अगेन क्वेश्चन यही है कि हमने से इस परटर्बेशन को जीरो टाइम पे ऑन किया, उससे पहले परटर्बेशन नहीं था, उससे पहले एग्जैक्टली सॉल्वेबल सिस्टम था और टी टाइम तक अगर हमने ये परटर्बेशन ऑन करके रखा, टी टाइम तक ये परटर्बेशन अगर अप्लाई होता रहा सिस्टम पे, तो क्या प्रॉबिलिटी है कि इनिशियली अगर सिस्टम किसी पर्टिकुलर स्टेट आई में था तो अब वो किसी दूसरी स्टेट एफ में होगा, तो वो ही चीज़ की हम यहाँ पे कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ माई परटर्बेशन। बट इस परटर्बेशन के साथ इमीडिएटली एक प्रॉब्लम है, ये परटर्बेशन हैमिल्टोनियन जो है ये हर्मिशियन नहीं है। ओके, हमारा हैमिल्टोनियन जो है चाहे टोटल हो, चाहे अनपर्टर्ब्ड हो, चाहे वो हो परटर्बेशन हो, सारे के सारे हर्मिशियन होने चाहिए। तो हर्मिटिसिटी इंश्योर करने के लिए एक्चुअली मुझे इस पार्ट के साथ एक और पार्ट इसमें लेना पड़ेगा। ओके, अगर मैं इस पूरे का डैगर ले लूँ तो ए का डैगर ए डैगर और ई टू द पावर माइनस आईटा ओमेगा टी का डैगर ई टू द पावर प्लस आईटा ओमेगा टी, तो अगर इसमें ये पार्ट भी हम ऐड कर दें तो तब ये चीज़ जो है ये अपने आप में हर्मिशियन बनती है। ओके, ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप मैट्रिसेस में कहते हैं, माना आपके पास कोई जनरल मैट्रिक्स एक्स है, वो हो सकता है हर्मिशियन ना हो। ओके, कोई जनरल मैट्रिक्स एक्स है, हो सकता है एक्स डैगर एक्स के बराबर ना हो, लेकिन गिवन अ मैट्रिक्स एक्स आप उसे एज अ सम ऑफ टू पार्ट्स लिख सकते हैं, इसमें जिसमें से एक पार्ट हमेशा हर्मिशियन होता है और एक पार्ट एंटी हर्मिशियन होता है। आप एक्स को हमेशा ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स प्लस एक्स डैगर बाई टू, एक्स माइनस एक्स डैगर बाई टू, तो ये वाला पार्ट हर्मिशियन होता है, ये वाला पार्ट एंटी हर्मिशियन। लेकिन अभी मैं केवल इस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ है, आपने कोई चीज़ एक्स थी, कोई ऑब्जेक्ट एक्स थी, यहाँ पे मैट्रिक्स की जगह ये है। ओके, लेकिन ये हर्मिशियन नहीं था तो आपने उसका डैगर पार्ट ऐड करके और बाई टू तो हमने यहाँ पे नहीं किया, तो ये पार्ट ये ओवरऑल क्या बना, हर्मिशियन। क्योंकि अब अगर आप इसका डैगर लेंगे तो ये पार्ट इसमें कन्वर्ट होगा और ये पार्ट इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये हर्मिशियन है। ओके, तो हर्मिशियन एक्चुअल फिजिकल केस में जब हम इसे डील करेंगे तो मुझे इसमें दोनों पार्ट्स लेने चाहिए, बट आगे हम देखेंगे डिस्कशन में मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वैसे ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। हैमिल्टोनियन परटर्बेशन हैमिल्टोनियन लेना तो ऐसी ही चाहिए, बट हम दोनों पार्ट्स की कैलकुलेशन वैसे अलग अलग कर सकते थे और दोनों पार्ट्स की कैलकुलेशन भी वैसे अलग अलग नहीं है। आप देख सकते हैं मैथमेटिकली अगर मैं केवल इस पार्ट को लूँ तो ये वाला दूसरा पार्ट कैसा है, अच्छा ए की जगह ए डैगर है, तो कांस्टेंट, आप अगर ए को कांस्टेंट सोच रहे हैं तो कांस्टेंट का नाम बदल गया, अच्छा ए डैगर, और प्लस ओमेगा की जगह या आइटा की जगह माइनस आइटा है, एंड ओके, तो दिस। अच्छा, बाद में ये हमारा एक्चुअल फिजिकल केस जो बनेगा जब हम सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे ये फॉर्म लेके हम चलेंगे। आपको पता है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब लेते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन वेव फॉर्म में जब आप लेते हैं तो साइन या कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी बेसिकली इसी तरह का एक्सप्रेशन तो होता है, अगर ए बराबर ए डैगर है तो समथिंग इंटू ई टू पावर माइनस आइटा ओमेगा टी प्लस समथिंग इंटू ई टू पावर आइटा ओमेगा टी, ये फैक्टर अगर सेम हो तो वही तो कोसाइन फंक्शन बनता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डिस्कशन में ये जो हमारा हार्मोनिक परटर्बेशन का केस है ये हेल्प करेगा। सो फॉर द टाइम बीइंग मैं हैमिल्टोनियन में ये दोनों पार्ट्स लेके कैलकुलेशन आगे बढ़ाता हूँ, बट देन आई विल शो ये दोनों पार्ट्स की कैलकुलेशन हम सेपरेटली आगे बढ़ा सकते थे। ओके, यस।
तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड का जो जनरल एक्सप्रेशन है फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट टू सम फाइनल स्टेट फॉर हार्मोनिक परटर्बेशन, ये जनरल एक्सप्रेशन ये है 1/i-h×T_H-F_i इवेल्युएटेड एट द टाइम T डैश e⁻⁻Fi_T' dt'। तो ये अगर मैं यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, ओके, यहाँ मैंने क्लैरिटी के लिए हैमिल्टोनियन जो H डैश है उसको ये लिखा है, और H'(Fi) मतलब फाइनल और इनिशियल स्टेट के बीच उसका मैट्रिक्स एलिमेंट, ओके। ये H'(Fi) है e⁻⁻Fi_T' dt' इंटीग्रल 0 टू दिस। आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स एलिमेंट दो अलग अलग मैट्रिक्स एलिमेंट्स में ब्रेक होगा। एक e⁻⁻It' तो इस मैट्रिक्स एलिमेंट से बाहर आ जाएगा। अगेन मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा, ये मैट्रिक्स एलिमेंट जब हमने इवेल्युएट करना है, मैं इस इंटीग्रल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये f और i के बीच जो भी ये टर्म है, माना एक टाइम पे केवल ये वाला टर्म a वाला और एक बार a डैगर वाला टर्म, तो ये टर्म्स बेसिकली किस तरह के हैं, ये टर्म्स हैं आपके स्पेस इंटीग्रल ψ⁴f, उसके बाद ये वाला फैक्टर, उसके बाद ψi और पूरे स्पेस के ऊपर d³ के ऊपर आपका इंटीग्रल है। लेकिन ये फैक्टर टाइम वाला फैक्टर है, तो ये फैक्टर इन मैट्रिक्स एलिमेंट से बाहर आ सकता है। तो मैट्रिक्स एलिमेंट्स आपके दो अलग अलग बनेंगे, लेकिन एक मैट्रिक्स एलिमेंट बनेगा केवल a का f और i के बीच, और एक बनेगा a डैगर और f और i के बीच, और उनको अगेन मैंने शॉर्ट हैंड में a⁴i और a डैगर f i लिख दिया है। तो अगर मैं ये चीज़ कर दूँ तो ये जो एक्सप्रेशन है ये दो अलग अलग इंटीग्रल्स में ब्रेक होता है, इंटीग्रल 0 टू t a f और ith स्टेट के बीच e⁻⁻i। अब आप देखिए ये भी एक्सपोनेंशियल है ω_t' का, और ये ω_Fi_t' का, और आइटा और माइनस आइटा है। तो अगर मैं इन्हें एक साथ क्लब कर दूं फर्स्ट टर्म में, तो e⁻⁻ω_Fi - ω_t' dt'। ऐसे ही सेकंड वाला जो मैट्रिक्स एलिमेंट है a डैगर का f और i के बीच, और यहाँ एक्सपोनेंशियल्स का साइन दोनों का पॉजिटिव है, तो e⁻⁻ω_Fi + ω_t'। यहाँ पे मैंने रिमाइंड कराने के लिखा है a⁴i से मेरा ये मतलब है। अब आप कांस्टेंट परटर्बेशन का केस अगर देखें, ये कांस्टेंट परटर्बेशन के केस में भी मैं एग्जैक्टली एक ही इंटीग्रल मिला था, लेकिन वो इसी फॉर्म का था, एग्जैक्टली सेम था अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंस a⁴i की जगह शायद वहाँ पे नाम H'(Fi) रहा होगा, ओके, सम मैट्रिक्स एलिमेंट। और एक्सपोनेंशियल जो था वहाँ पे सिंपली e⁻⁻ω_Fi_t' का था। यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रल है या तो i⁻⁻Fi - ω या ω⁻Fi + ω। तो बेसिकली बोथ इंटीग्रल्स आर द लाइक द सेम एज दैट वर ऑब्टेन्ड फॉर द कांस्टेंट परटर्बेशन केस। लेकिन हुआ क्या है, वहाँ पे जो ω⁻Fi था उसकी जगह इस इंटीग्रल में ω⁻Fi - ω है, और इस वाले में ω⁻Fi + ω। ये चीज़ बार बार हमारी रिपीट होती रहेगी। बेसिकली मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका कांस्टेंट परटर्बेशन की तरह ही फॉलो होगा, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। या एक टर्म में ω⁻Fi की जगह ω⁻Fi - ω है, दूसरे में ω⁻Fi की जगह ω⁻Fi + ω। अगेन ये टर्म कहीं पे टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इनको आप इंटीग्रल से बाहर ले लें। बाकी आपका जो इंटीग्रल बचा ये कांस्टेंट वाले केस की तरह है, दो अलग अलग इंटीग्रल। और ये इंटीग्रल आप सिंपली कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल करें तो i⁻⁻Fi - ω डिनोमिनेटर में बनेगा, वो इससे मल्टीप्लाई करके आइटा ख़त्म और एक माइनस साइन देगा, और यहाँ भी ऐसी। ये सिंपल वही इंटीग्रेशन से जो पिछले केस में किए थे। मैं यहाँ से सीधे पिछले केस का आंसर, कांस्टेंट वाला आंसर रीड कर सकता हूँ, -H'(Fi/H×ω_Fi। ये नहीं था वहाँ पे, -ω नहीं था, और e⁻⁻ω⁻Fi_t-1। और सिमिलरली ये दूसरा टर्म भी ऐसी है, इसमें a की जगह a डैगर है और ω⁻Fi की जगह ω⁻Fi + ω, ओके दस। तो ये और ये -1 नहीं होगा यहाँ भी, सॉरी +1 नहीं होगा यहाँ भी, -1। अब ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड होता है फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी में। AF1 जो कोफिशिएंट होता है ये फर्स्ट ऑर्डर की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का केवल एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर मैं एक्चुअल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो इसका मॉड स्क्वायर पता करना है। पिछली बार हमारे पास कांस्टेंट परटर्बेशन में इस तरह का केवल एक टर्म था, तो इसका मॉड स्क्वायर हमने निकाल दिया था। वहाँ पे e⁻⁻θ-1 के मॉड स्क्वायर के लिए वो 4 sin² θ/2 वाला कुछ एक्सप्रेशन यूज़ किया था। लेकिन अब की बार पहले ये प्लस ये दो अलग अलग टर्म्स का सम है, और ये दोनों नंबर्स अपने आप में कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे साइड में थोड़ा सी मैथमेटिक्स किया, माना इसको आप Z1 कहें और इसको Z2 कहें, कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 + Z2। तो आपको Z1 + Z2 का मॉड स्क्वायर निकालना है पूरे का। तो मॉड स्क्वायर मतलब Z1 + Z2 को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, Z1 स्टार + Z2 स्टार। तो जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको एक टर्म तो Z1 × Z1 स्टार मतलब Z1 का मॉड स्क्वायर ये टर्म मिलता है, एक Z2 का मॉड स्क्वायर मिलता है, लेकिन इसके अलावा दो टर्म और मिलते हैं, एक Z1 Z2 स्टार और एक Z2 Z1 स्टार। बेसिकली जब इसका मॉड स्क्वायर लेंगे तो उसमें अकेले इस टर्म का मॉड स्क्वायर, क्योंकि इस टर्म का मॉड स्क्वायर हम पहले निकाल चुके हैं, तो जैसा कांस्टेंट परटर्बेशन में था, अच्छा इसका मॉड स्क्वायर आएगा प्लस इसका मॉड स्क्वायर आएगा। लेकिन इसके अलावा दो टर्म्स आपके क्रॉस टर्म्स भी आने वाले हैं, जिनको हम इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं, ओके।
बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में भी ये वेव इंटरफेरेंस हमारे पास आता ही है, या आप जब वेव्स में भी कहते हैं जो इंटरफेरेंस है वो इसी तरह के क्रॉस टर्म्स के कारण आता है। जो आपकी किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी है वो सीधे सीधे जो दो इंटरफेरिंग वेव्स हैं उनकी इंटेंसिटी का सम नहीं होता है, उसके अलावा उसमें इंटरफेरेंस टर्म्स होते हैं। तो वैसे ही कुछ ओरिजिन यहाँ पे है, बट यहाँ पे ये इंटरफेरेंस टर्म्स बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है, आप इस फर्स्ट टर्म को देखिए, ये फर्स्ट टर्म कब डोमिनेट करेगा? अगर आप मॉड के टर्म्स में वैल्यू ही देखें इसकी, एक्स मॉड की e⁻θ यूनिमॉडुलर होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, ओके 1 या -1। यहाँ पे ये फैक्टर डोमिनेट तब करेगा जब इसका डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा, मतलब ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा 0 या 0 के बहुत करीब हो। ये टर्म ट्रांजिशन पर्टर्बेशन थ्योरी का जनरल वो ध्यान कीजिए, पर्टर्बेशन थ्योरी तभी एप्लीकेबल है जब ये सारी क्वांटिटीज़ जिनसे हम डील कर रहे हैं, चाहे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी चाहे इनके एम्पलीट्यूड्स, ये 1 के मुकाबले बहुत छोटे हों। 1 के मुकाबले जब मैं बहुत छोटा बोलता हूँ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी में, तो 1 नंबर 1 से मतलब है, और जब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड में बात कर रहे हैं तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सोचिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के मुकाबले वो स्मॉलर हैं। स्मॉलर मतलब यूनिट रेडियस के सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, बहुत अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट रेडियस के सर्कल के करीब भी नहीं है, बहुत अंदर है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये तब डोमिनेंट है जब ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा 0 के करीब है, जबकि ये वाला पार्ट तब डोमिनेंट है जब इसका डिनोमिनेटर ओमेगा एफ आई प्लस ओमेगा 0 के करीब है। तो ये जो क्रॉस टर्म्स हैं, देखिए ये वाला टर्म जब अगर मैथमेटिकली इसका मॉड स्क्वायर इतना आएगा, इन चारों टर्म्स में से ये चारों के चारों टर्म किसी भी एक साथ चारों के चारों टर्म हाई नहीं हो सकते हैं। मॉड Z1 स्क्वायर ये वाला टर्म तब डोमिनेट करेगा जब ओमेगा एफ आई ओमेगा क्लोज होगा, मतलब ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा इज क्लोज टू 0। Z2 स्क्वायर इस वाले टर्म का मॉड स्क्वायर तब इंपॉर्टेंट होगा जब ओमेगा एफ आई प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0 या वेरी नियरली 0। और इसके अलावा ये जो दो क्रॉस टर्म हैं ये कभी भी हाई नहीं हो सकते हैं। कभी भी हाई क्यों नहीं? क्योंकि ये और ये टर्म डिनोमिनेटर एक साथ हाई नहीं हो सकते हैं। या तो ओमेगा एफ आई बराबर ओमेगा माना आपने बना दिया तो ठीक है, ये टर्म तो हाई हो जाएगा, लेकिन तब उस समय ये वाला टर्म हाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको हाई होने के लिए ओमेगा एफ आई बराबर माइनस ओमेगा चाहिए। या बेटर है आप कंडीशन को ओमेगा के टर्म में बोलें, ये टर्म तब हाई होता है, तब इंपॉर्टेंट होता है जब एन ओमेगा इज क्लोज टू ओमेगा एफ आई प्लस ओमेगा एफ आई, और ये वाला तब इंपॉर्टेंट होता है वन ओमेगा इज क्लोज टू माइनस ओमेगा एफ आई। तो ये दोनों कंडीशंस क्योंकि एक साथ ट्रू नहीं हो सकती हैं, तो इसका मतलब या तो यही टर्म डोमिनेट करेगा या यही टर्म डोमिनेट करेगा। तो फिर ये जो चार टर्म्स हैं इनमें से एक क्रॉस टर्म तो कभी भी आपके डोमिनेट नहीं करने वाले हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों टर्म्स भी एक साथ डोमिनेट करेंगे, पर या तो यही वाला डोमिनेट करेगा या यही वाला डोमिनेट करेगा, लेकिन क्रॉस टर्म्स तो कभी इनका मैग्नीट्यूड अप्रिशिएबल हो ही नहीं सकता है। तो इसी आइडिया के साथ, और ये चीज़ आगे और क्लियर होगी, बाद में इसके ग्राफ्स भी देखते हैं, लेकिन इसीलिए इसका जब मैंने मॉड स्क्वायर किया प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, हमने एम्पलीट्यूड का मॉड स्क्वायर करना है, ओके, उस मॉड स्क्वायर में मैंने केवल ये दो टर्म्स लिए, केवल इस वाले टर्म का मॉड स्क्वायर और केवल इस वाले टर्म का मॉड स्क्वायर, और इन वाले टर्म्स का मॉड स्क्वायर हम निकाल चुके हैं पीछे। लेट मी शो यू कांस्टेंट पर्टर्बेशन का पिछला लेक्चर आप लोग ध्यान करें। कांस्टेंट पर्टर्बेशन में हमें एक्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन मिला था, ये वाला, चीज़ों के नाम अलग हो गए, यहाँ ए है नाम रखा हुआ इसका, यहाँ ओमेगा एफ आई की जगह इस समय ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा या ओमेगा एफ आई प्लस ओमेगा है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसका मॉड स्क्वायर इतना आया था, तो सेम एक्सप्रेशन आप दोनों टर्म्स को हमने, अगर ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमें केवल मॉड स्क्वायर में केवल इसका मॉड स्क्वायर प्लस इसका मॉड स्क्वायर लेना है, तो एक टर्म ये, इसीलिए मैंने यहाँ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिखा है, क्योंकि क्रॉस टर्म्स इंटरफेरेंस टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ। और यहाँ भी आप ये ध्यान रखिए, अगेन ये दोनों टर्म्स भी एक साथ हाई नहीं होंगे, या तो ये वाला टर्म हाई होगा, ये वाला टर्म तब हाई होगा व्हेन ओमेगा इज क्लोज टू ओमेगा एफ आई, और ये वाला टर्म तब हाई होगा व्हेन ओमेगा इज क्लोज टू माइनस ओमेगा एफ आई। देखिए ओमेगा को आप इस सेंस में सोचिए, ओमेगा पॉजिटिव है, ओके, मैथमेटिकली मैं उसे आगे नेगेटिव भी ले सकता हूँ, बट ओमेगा पर्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव है, लेकिन ओमेगा एफ आई पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। ओमेगा एफ आई जो हमने डिफाइन किया है वो केवल ये है, ओमेगा एफ आई की जो डेफिनेशन है ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच क्रॉस। अगर फाइनल एनर्जी लेवल इनिशियल एनर्जी लेवल से ऊपर है तो ओमेगा एफ आई पॉजिटिव है, लेकिन अगर फाइनल एनर्जी इनिशियल से नीचे है तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। ओमेगा एफ आई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ओके दिस। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ओमेगा के टर्म में बात करें हम दिस। तो ये इसका मॉड स्क्वायर किया, तो अगर हम इंटरफेरेंस टर्म्स को छोड़ दें क्योंकि वो अप्रिशिएबल कभी भी नहीं होंगे, तो जो हमारा अप्रिशिएबल कंट्रीब्यूशन है या तो इसके मॉड स्क्वायर या इसका मॉड स्क्वायर, लेकिन अभी हम दोनों टर्म्स को रिटेन कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बना। यहाँ पे मैं एक चीज़ और रिमाइंड कराना चाहूँगा, एक टर्म में आपके पास ए आ रहा है और एक में आ रहा है ए डैगर। तो रिमेंबर डैगर की जो डेफिनीशन है किसी ऑपरेटर का, जब हम हर्मिशियन एडजॉइंट डिफाइन करते हैं वहाँ पे हमने बता रखा है कि एक्स का हर्मिशियन एडजॉइंट अगर एक्स डैगर है तो उनके बीच ये रिलेशन होता है,
डेफिनेशन एक तरह से आप इसे सोच सकते हैं, एक्स डैगर की डेफिनेशन ये होती है, एक्स का मैट्रिक्स एलिमेंट बिटवीन एफ एंड आई इज इक्वल टू एक्स डैगर का मैट्रिक्स एलिमेंट बिटवीन आई एंड एफ। यहाँ एफ और आई है, यहाँ आई और एफ है, इनिशियल और फाइनल स्टेट स्वैप हो चुकी हैं, और उसका स्टार, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसे कहूँ एक्स एफ आई इज इक्वल टू एक्स डैगर आई एफ का स्टार, तो ये इनफैक्ट डैगर की डेफिनेशन है। तो इसको अगर आप ए के लिए अप्लाई करें, ठीक है, ए जो भी चीज़ है, ये हमारा ये वाला पार्ट है पर्टर्बेशन में जो हमने लिया था, ओके, स्पेस डिपेंडेंट पार्ट, तो ए एक्स की जगह ए सोचें तो ए डैगर एफ आई इज इक्वल टू ए एफ आई स्टार, ए आई एफ स्टार, सॉरी, ठीक है। लेकिन मॉड स्क्वायर अगर आप लेंगे तो मॉड स्क्वायर में स्टार हट जाएगा, तो मॉड स्क्वायर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल हेयर। एक तरफ एफ आई है, एक तरफ आई एफ है, ओके, इनको आप इतनी ईजिली स्वैप नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट दैट ईजी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहे, क्योंकि लास्ट में मैं थोड़ा सी इसका पार्ट इस लेक्चर में आपको होमवर्क की तरह दूंगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, ये डैगर और ये सारी प्रॉपर्टीज़, और ओमेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स, ओके। दिस यहाँ पे मैंने अगेन वो चीज़ लिखी है, ये दो टर्म्स, हमने इंटरफेरेंस टर्म को तो छोड़ ही दिया, लेकिन इन दो टर्म्स में भी आपको ये ध्यान रखना है, इनमें से एक टाइम पे एक ही टर्म ज़्यादा होगा। फर्स्ट टर्म लार्ज होगा व्हेन ओमेगा इज़ क्लोज टू ओमेगा एफ आई, और सेकंड टर्म लार्ज होगा व्हेन ओमेगा इज़ क्लोज टू माइनस ओमेगा एफ आई। और इंटरफेरेंस टर्म तो हमेशा ही नेग्लिजिबल होंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल भी होती है, ओमेगा बराबर ओमेगा एफ आई फुलफिल भी होता है, तभी भी ना ये इंटरफेरेंस टर्म लार्ज होगा ना ये इंटरफेरेंस टर्म लार्ज होगा, ओके। तो अगेन मैंने इस एक्सप्रेशन को रिपीट किया है, और फिर मैंने वही चीज़ लिखी है, इनमें से इन दोनों में से एक ही टर्म एक टाइम पे लार्ज हो सकता है, दोनों एक साथ लार्ज नहीं हो सकता। तो इनफैक्ट दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स मैं केवल इनमें से एक टर्म को आगे लेके चलूंगा, से इस वाले के साथ हम कैलकुलेशन करेंगे। दो मतलब बेसिकली आपके दो अलग अलग केस बन रहे हैं, एक केस ये और एक केस ये, लेकिन उन केसेस को की फिजिक्स क्या है थोड़ा उसे देख लेते हैं। ये वाला टर्म तब लार्ज है व्हेन ओमेगा इज क्लोज टू ओमेगा एफ आई, और ओमेगा क्लोज टू ओमेगा एफ आई का मतलब क्या है, आप इक्वल टू मान लें इसे, ओमेगा एफ आई है ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच क्रॉस को यहाँ ले जाएँ, दिस मतलब ई एफ बराबर ई आई प्लस एच क्रॉस ओमेगा। ये वाला टर्म तब डोमिनेंट होता है जब जो वो फाइनल स्टेट की जो एनर्जी है जिसमें ट्रांजिशन होके सिस्टम गया है, वो इनिशियल स्टेट की एनर्जी से एच क्रॉस ज़्यादा हो। ओमेगा एच क्रॉस ओमेगा फ्रीक्वेंसी हमारे पर्टर्बेशन की फ्रीक्वेंसी है। तो बेसिकली जैसे पर्टर्बेशन ने अगर सिस्टम को इतनी एनर्जी दी हो, एनर्जी कंजर्वेशन तो किसी भी सिस्टम में अप्लाई होता है, तो अब की बार हो क्या रहा है, इनिशियल स्टेट से किस स्टेट में ट्रांजिशन ज़्यादा प्रोबेबल हैं, वो वाले ट्रांजिशंस ज़्यादा प्रोबेबल हैं। ये टर्म तब डोमिनेंट है, कौन से वाले ट्रांजिशंस के लिए है ये डोमिनेंट, जिनके लिए फाइनल स्टेट की एनर्जी इनिशियल स्टेट की एनर्जी से ज़्यादा है, प्लस है, मतलब फाइनल स्टेट ऊपर है। और कितनी ज़्यादा एनर्जी का गैप एच क्रॉस ओमेगा के बराबर है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि बाद में मैं यहीं पे आपको हिंट कर दूं, हम बाद में सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन की बात करेंगे। आप शायद इंड्यूस्ड इमिशन या वो जानते हैं एब्जॉर्प्शन, या सिंपली भी आप सोचें, आप कहते हैं बोर मॉडल में ही चले जाएं कि भाई ओमेगा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आया, ओमेगा में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का टर्म में बात कर रहा हूँ, ओमेगा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आया तो सिस्टम इस स्टेट से इस स्टेट में चले जाता है, तो वो उस प्रोसेस में वो फोटोन एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है, इतनी एनर्जी पर्टर्बेशन अपने साथ लेके आया और ये सिस्टम ने एब्जॉर्ब की और उसकी एनर्जी बढ़ गई। तो ये जो स्टेप है, ये जो टर्म है, अभी तक हम कह रहे थे ये दो टर्म्स हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स भी एक साथ डोमिनेंट नहीं होंगे। लेकिन ये वाला टर्म कब किस प्रोसेस में डोमिनेंट है, जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन इसीलिए इस वाले टर्म को या इसके करस्पॉन्डिंग प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहेंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये एनर्जी कहाँ से रही है, ये पर्टर्बेशन अपने साथ लेके आ रहा है। ओके, पर्टर्बेशन से हमारे उस सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। इसी के बजाय इस वाले टर्म का एनालिसिस करें, ये वाला टर्म तब इंपॉर्टेंट होगा, तब लार्ज होगा, इस टर्म की वैल्यू एप्रिशिएबल तब होगी व्हेन ओमेगा एफ आई प्लस ओमेगा इज क्लोज टू जीरो या ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एफ आई। तो इस चीज़ को आप ओमेगा एफ आई की वैल्यू रख के देखें तो ई एफ इज इक्वल टू ई आई माइनस एच क्रॉस ओमेगा। मतलब इस समय जो फाइनल स्टेट है वो इनिशियल स्टेट से नीचे लाई कर रही है। कितना नीचे, अगेन एच क्रॉस ओमेगा। तो इस समय हुआ क्या है, पर्टर्बेशन के इफेक्ट के कारण सिस्टम इस स्टेट से इस स्टेट में जंप किया, और इस स्टेट से इस स्टेट में जंप करेगा सिस्टम, तो आपको पता है वो ओमेगा इतनी एनर्जी इमिट करेगा सिस्टम। तो ये इमिशन प्रोसेस है। तो इसीलिए ये जो दो टर्म्स हैं, इनिशियली यहाँ पे मैथमेटिकली हमें चार टर्म्स मिलने थे, क्रॉस टर्म्स कभी लार्ज नहीं होंगे, बचे दो टर्म्स, वो भी एक साथ दोनों लार्ज नहीं होंगे, लेकिन वो दोनों किस सिचुएशन में जब लार्ज होते हैं, वो क्या फिजिकल सिचुएशन है, जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, तो ये वाला टर्म डोमिनेंट होगा। और जब
एब्जॉर्प्शन होगा उस समय ये वाला टर्म डोमिनेंट होगा। और इसके आगे हम मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए केवल इनमें से एक एक्सप्रेशन को लेके आगे चलेंगे। और अगेन मैं रिमाइंड कराऊंगा, इनमें से आप कोई भी एक टर्म उठा लें, ये कांस्टेंट परटर्बेशन वाले एक्सप्रेशन की तरह ही है। केवल डिफरेंस क्या है, वहाँ शायद नाम एच डैश एफ आई रहा होगा, यहाँ ए एफ आई, या इस वाले में ए डैगर एफ आई है। और दूसरा, वहाँ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एफ आई थी, केवल साइन का आर्ग्यूमेंट भी ओमेगा एफ आई टी बाई टू था, और यहाँ डिनोमिनेटर में ओमेगा एफ आई का स्क्वायर था। यहाँ उसकी जगह ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा, या इस वाले टर्म में ओमेगा एफ आई प्लस ओमेगा। तो इसीलिए अब हम ये जस्टिफाई कर चुके हैं, ये दोनों टर्म्स एक साथ लार्ज नहीं हो सकते। तो मैं आप केवल एब्जॉर्प्शन का डिस्कशन लेके आगे चलूँगा, इमिशन की मैथमेटिक्स सिमिलरली पैरेलल करके आप रिजल्ट्स ड्राइव कर सकते हैं। ओके, केवल एक वाली मैथमेटिक्स हम करेंगे, और उस मैथमेटिक्स में भी हमें नया कुछ नहीं करना है, जो कांस्टेंट परटर्बेशन में हम कर चुके हैं उसी चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि अच्छा ओमेगा एफ आई की जगह इस समय ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा है। ओके, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं केवल अब इस टर्म का इसे मैं कहूँगा, बल्कि इनफैक्ट इसे मैं इमिशन की प्रोबेबिलिटी कहूँगा, सॉरी एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी, और इसे कहूँगा इमिशन की प्रोबेबिलिटी। अब दोनों का एनालिसिस हम अलग अलग कर सकते हैं। आपका एक्सटर्नल परटर्बेशन किसी सिस्टम पे अप्लाई हुआ तो या तो उस सिस्टम में एब्जॉर्प्शन होगा, या फिर एक सेकंड केस आप अलग से समझ लीजिए, उस सिस्टम में होगा इमिशन। हम दोनों केसेस को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। ओके, दिस तो अगेन अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा के साथ प्लॉट करूं, केवल ओमेगा एफ आई के साथ नहीं, ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा के साथ, तो आप देख लीजिए कांस्टेंट परटर्बेशन में ओमेगा एफ आई के साथ इसका ग्राफ ऐसा बना था। इस समय ओमेगा एफ आई की जगह ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा है, तो अगेन शेप सेम बनेगी। इनफैक्ट मैंने दोनों फंक्शन से एक साथ लिख दिए हैं। अगर मैं माइनस प्लस दोनों को दो अलग अलग केस में प्लॉट करूं, लेकिन एक बार ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा के साथ और दूसरे वाले केस में ओमेगा एफ आई प्लस ओमेगा के साथ, तो जनरल शेप ऑफ कर्व ऐसी बनेगी। यहाँ पे मैंने मॉड ए स्क्वायर या मॉड ए डैश स्क्वायर वाले टर्म को, ए डैगर वाले टर्म को हटा रखा है। उसके अलावा जो टर्म है उस फंक्शन का प्रोफाइल ऐसा होता है, जहाँ पे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू, आर्ग्यूमेंट से मेरा मतलब ये पूरा ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा इमिशन एब्जॉर्प्शन के केस में, या ओमेगा एफ आई प्लस ओमेगा इमिशन के केस में। ओके, वो जहाँ पे इस पूरे की वैल्यू जीरो होती है वहाँ पे इस कर्व का मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम की हाइट टी स्क्वायर के बराबर। और उसके बाद इस कर्व में का मिनिमम जीरो अचीव होता है प्लस टू पाई बाई टी या माइनस टू पाई बाई टी पे। उसके बाद फिर से एक छोटी पीक्स आती हैं, पर छोटी पीक्स की हाइट 5% से भी कम होती है ऑफ द मेन पीक हाइट। और उसके बाद तो सबसे और छोटी पीक्स जो हैं वो तो और भी छोटी होती है, 1% या 1.5% के आसपास, नेग्लिजिबल। ओके, कांस्टेंट परटर्बेशन का एग्जांपल फिर से देखिए, वो उन पीक्स का रोल को हम बाद में बिल्कुल छोड़ देते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये मेन पीक होती है केवल। ओके, दिस मैं यहाँ पे अगेन वो फिगर आपको दिखाना चाहूँगा। ये सेम फिगर है दिस, लेकिन यहाँ ये फंक्शन था ओमेगा एफ आई टी बाई टू ओवर ओमेगा एफ आई स्क्वायर, यहाँ ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा टी बाई टू ओवर ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर एक केस में, या दूसरे केस में प्लस। लेकिन प्लॉट भी किसके रेस्पेक्ट में किया गया है, ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा के रेस्पेक्ट में। यहाँ ओमेगा एफ आई के रेस्पेक्ट में था दिस, तो इसीलिए सेम ग्राफ है। ओके, तो इसीलिए जो कैलकुलेशंस वहाँ थी सेम रिपीट होंगी। लेकिन इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम किस पॉइंट पे हो रहा है, जहाँ पे माना मैं माइनस वाले केस की बात करता हूँ, एब्जॉर्प्शन की बात करता हूँ, जहाँ पे ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा बराबर जीरो है, या दूसरे केस में प्लस। इस इक्वेशन का मतलब अगेन ये, अच्छा फाइनल स्टेट की एनर्जी इनिशियल स्टेट से इतनी या इतनी ज़्यादा है। इसको अगर आप पिछले वाले केस से कंपेयर करें, कांस्टेंट परटर्बेशन वाले केस से, उसमें जहाँ पे मैक्सिमम था, इस पॉइंट का मतलब था फाइनल स्टेट ई एफ इजिकल टू ई आई, फाइनल स्टेट की एनर्जी इनिशियल स्टेट के बराबर। कांस्टेंट परटर्बेशन सबसे ज़्यादा उन ट्रांजिशंस को फेवर करता है जो फाइनल स्टेट की एनर्जी को इनिशियल स्टेट की एनर्जी के बराबर या उसमें बहुत थोड़ा चेंज करते हैं। लेकिन हार्मोनिक परटर्बेशन के कारण सबसे ज़्यादा फेवरेबल ट्रांजिशंस कौन से हैं, जिसमें एनर्जी का चेंज होता है, लेकिन वो चेंज आर्बिट्री ना होके एग्जैक्टली एच क्रॉस ओमेगा के बराबर होता है। या तो एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाए, या एच क्रॉस ओमेगा सिस्टम की एनर्जी कम हो जाए। तो ये डिफरेंस है, बाकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ग्राफ वगैरह सब सेम है, बट अब आप उसको इंटरप्रेट आपको किस तरह से करना है। हार्मोनिक परटर्बेशन सबसे ज़्यादा उन ट्रांजिशंस को फेवर करते हैं जो एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, पर एनर्जी का एक्सचेंज ऐसा नहीं आर्बिट्री अमाउंट का, एनर्जी का एक्सचेंज एच क्रॉस ओमेगा के बराबर का। एच क्रॉस ओमेगा या तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाए, या एच क्रॉस ओमेगा सिस्टम की एनर्जी कम हो जाए। ओके, तो ये पीक जो है दिस का रिस्पॉन्स टू दिस। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशंस, अगेन मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन से मेरा मतलब ये मेन पीक के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशंस वो हैं जिनमें के लिए वैल्यू लाई करती है 2 पाई बाई टी और माइनस 2 पाई बाई टी के बीच, पर किसकी, इस आर्ग्यूमेंट की, ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा की एब्जॉर्प्शन के केस में, या ओमेगा एफ आई प्लस ओमेगा की इमिशन के केस में। ओके, केयरफुली, पिछले केस में कांस्टेंट में केवल ये था, अब की बात ये है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, अगेन इसको आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेट कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन ट्राई डूइंग इट। ओके, दिस
यहाँ पे मैं ये वाला ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहा, कांस्टेंट परटर्बेशन में मैंने इस तरह के कुछ ग्राफ भी प्लॉट किए थे कि किसी एक सिंगल पॉइंट के साथ अगर आप डेफिनेट इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो साइनोसॉइडली टाइम के साथ वेरी करती है। वो आप खुद से ढंग से प्लॉट कर सकते हैं, मतलब मैंने ऐसे तो प्लॉट किया है पर मैंने इसमें मैक्सिमम वैल्यू और वो नहीं लिखी है, वो आप खुद से वो कर सकते हैं। ओके दिस अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पे मैं इस सिचुएशन को कुछ इस तरह से भी दिखाना चाहूँगा। जो हम ये कह रहे थे ना, ये दोनों टर्म्स हो सकते हैं लेकिन ये दोनों टर्म्स एक साथ मैक्सिमम नहीं होते हैं, उसको आप कुछ इस तरह का फिगर भी सोच सकते हैं, पर इसको थोड़ा केयरफुली आपको सोचना पड़ेगा। मैं अब उस डिटेल्स में इतना नहीं जा रहा हूँ, बट आपको इसको थोड़ा केयरफुली सोचना पड़ेगा। ओमेगा या तो प्लस ओमेगा एफ आई के बराबर तब एक पीक मिलती है, या ओमेगा माइनस ओमेगा एफ आई के बराबर तब एक पीक भी मिलती है। ओके, ये आप इस तरह से भी दिमाग में सोच सकते हैं। एक एब्जॉर्प्शन और इमिशन के केस जो है वो ओमेगा के रेस्पेक्ट में डिस्टिंक्ट लोकेशंस पे हैं, तो इसीलिए इनमें ओवरलैप नहीं है, इसीलिए क्रॉस टर्म खत्म हो गया था। ओमेगा परटर्बिंग फ्रीक्वेंसी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, माना परटर्बिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये वाली है, तो इस फ्रीक्वेंसी पे तो ना इमिशन ज़्यादा डोमिनेंट है ना एब्जॉर्प्शन डोमिनेंट। इस फ्रीक्वेंसी पे ये वाला प्रोसेस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस डोमिनेंट है, इस वाली फ्रीक्वेंसी पे इमिशन की पे, दोनों एक साथ हाई नहीं हो सकते हैं। ओके, इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं दिस। यहाँ पे भी फिर वही क्राइटेरिया, मैं उनको उतने डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांस्टेंट परटर्बेशन के लेक्चर को सामने रख के आप हर आर्ग्यूमेंट को यहाँ एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिए। मतलब मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशंस वो होते हैं जिनके लिए फाइनल स्टेट की एनर्जी इनिशियल स्टेट की एनर्जी से या तो एच क्रॉस ज़्यादा हो या एच क्रॉस कम हो, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन किस सेंस में है इसमें? हमारे सिस्टम की एनर्जी तो एच क्रॉस ओमेगा बढ़ या घट गई, पर उसको ये एनर्जी कहाँ से मिली? उसको ये एनर्जी परटर्बेशन से मिली है। ओमेगा फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक परटर्बेशन एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी सप्लाई या उस सिस्टम से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तो ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन है। और इस तरह का ट्रांजिशन अगर हो तो जो प्रोबेबिलिटी है वो आप देख रहे हैं टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इस मेन पीक की हाइट जो है हमें पता है टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो अगर ऐसे ट्रांजिशंस हैं जिसमें एनर्जी का चेंज जस्ट एच क्रॉस ओमेगा या उसके बहुत क्लोज है, तो उन ट्रांजिशंस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टी स्क्वायर के करीब। इसको अगेन कांस्टेंट परटर्बेशन से कंपेयर करूँ, अगर कांस्टेंट परटर्बेशन में ये वाली सिचुएशन मिलती है उन ट्रांजिशंस के लिए जिनमें एनर्जी का कोई चेंज नहीं होता है, ई एफ बराबर ई आई। यहाँ पे ई एफ ई आई से या तो एच क्रॉस ज़्यादा है या कम वाले जो ट्रांजिशंस हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो जो ट्रांजिशन रेट है, ट्रांजिशन रेट मतलब पी डॉट, पी का डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू टी, वो क्या हो जाएगा? टी के प्रोपोर्शनल। एनर्जी कंजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए अगेन वही कंडीशन मिल रही है। ऐसे ही अगर ओमेगा एफ आई माइनस या प्लस ओमेगा बहुत लार्ज हो, अगेन इस फिगर में आप सोचें बहुत लार्ज है या बहुत स्मॉल है, ओमेगा एफ आई और ओमेगा की वैल्यू का डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब सोचिए यहाँ कहीं है, तो यहाँ पे तो ना इसकी पीक मिल रही है ना इसकी पीक मिल रही है, इसका मतलब उस केस में जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी? ऑलमोस्ट जीरो। ओके, तो जो ट्रांजिशन रेट होगा जीरो। ये दो एक्सट्रीम केस हैं, मैंने कांस्टेंट परटर्बेशन में भी डिस्कस किए थे। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी हो सकती है कुछ पर्टिकुलर केस में, या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो भी हो सकती है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट इस सबसे ज़्यादा है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक कांस्टेंट ट्रांजिशन रेट अराइज होता है। हम अब एक ऐसी सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे कि सिस्टम जो हमारा है जब उस पर हार्मोनिक परटर्बेशन अप्लाई हो तो उस सिस्टम के लिए एक कांस्टेंट ट्रांजिशन रेट का उदय हो। ओके, हमें ट्रांजिशन रेट की वैल्यू जब हम कंप्यूट करें तो वो टाइम से इंडिपेंडेंट बने। ट्रांजिशन रेट ना टाइम के साथ बढ़ रहा है ना घट रहा है, मैं ट्रांजिशन रेट की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, ट्रांजिशन रेट कांस्टेंट, और उसी को हम जिसे हम फर्मी गोल्डन रूल कहते हैं, तो हार्मोनिक परटर्बेशन के लिए भी हम फर्मी गोल्डन रूल डिराइव कर सकते हैं। पर यहाँ पे जिन कंडीशंस के अंतर्गत ये कांस्टेंट ट्रांजिशन रेट अचीव होगा ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। डिफरेंट कंडीशन से मेरा मतलब क्या है? कांस्टेंट परटर्बेशन में हमने कुछ ऐसा कहा था कि बहुत सारी स्टेट्स हों, जो हमारा सिस्टम है उसकी फाइनल स्टेट्स जो हों वो बहुत सारी हों, क्लोजली स्पेस लेवल्स हों, और फिर उसमें कुछ और कंडीशंस। यहाँ पे की कंडीशंस स्लाइटली डिफरेंट होंगी। ओके लेकिन ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं इसको अगर टेक्निकल इसका नाम कहें तो हम यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे ट्रांजिशंस इंड्यूस्ड बाय एन इनकोहेरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ परटर्बिंग फ्रीक्वेंसी। ट्रांजिशंस हो रहे हैं इंड्यूस्ड का सेंस क्या है? ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी में ऊपर गेन करने की कोशिश या नीचे आने की कोशिश, ये हमारे जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, जो परटर्बेशन है उसके कारण है। तो इन प्रोसेसेस को हम, ये जो एब्सॉर्प्शन और इमिशन है, इनको हम इंड्यूस्ड कहेंगे। इनफैक्ट शायद आप में से कुछ लोग उन्होंने नाम सुने होंगे, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड इमिशन ऑफ रेडिएशन आपने सुना होगा। तो
वहाँ पे इंड्यूस्ड का वही सेंस है। ये जो हुआ है ट्रांजिशन हो रहा है आई से एफ में, चाहे एफ की एनर्जी ऊपर है या नीचे है एच क्रॉस ओमेगा, वो एक्सटर्नल पर्टर्बेशन के कारण इंड्यूस होने के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे हम अगेन ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं जो इंड्यूस्ड हो रहे हैं, लेकिन अब आपका जो पर्टर्बेशन है हार्मोनिक तो है, लेकिन उस हार्मोनिक पर्टर्बेशन में केवल एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ का मतलब है स्पेक्ट्रम, लेकिन वो स्पेक्ट्रम भी जिस टाइप का है उसको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा, उसे हम कहेंगे इनकोहेरेंट स्पेक्ट्रम। इनकोहेरेंट का क्या मतलब है इसको आगे स्पेसिफाई करते हैं। बट अब जो कंडीशंस हमारे पास हैं वो एक्चुअली ये हैं आपके पास पर्टर्बेशन तो है, हार्मोनिक है, लेकिन उस हार्मोनिक पर्टर्बेशन में केवल एक फ्रीक्वेंसी नहीं है, आपके पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसी हैं। अभी मैंने जो यहाँ पे आज का डिस्कशन स्टार्ट किया था, मैंने पर्टर्बेशन ये लिया था, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का पर्टर्बेशन हार्मोनिक था, लेकिन एक सिंगल फ्रीक्वेंसी ओमेगा उसमें मौजूद थी। लेकिन अब हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। पर्टर्बेशन जो है उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी रेंज है। इसको आप कांस्टेंट पर्टर्बेशन वाले फर्मी गोल्डन रूल से कंपेयर कीजिए। वहाँ पे हमने जो हमारा सिस्टम है उसकी फाइनल स्टेट्स में बहुत सारी स्टेट्स ली थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट जो कंडीशंस हैं वो ये हैं। पहले मैं फर्स्ट कंडीशन को रीड कर दूँ, फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ। आपका सिस्टम के जो लेवल्स हैं वो तो डिस्क्रीट ही हैं। इनफैक्ट आप ये सोचिए, अब तो हम केवल एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं। हमारे सिस्टम में आप हमारे पर्पज़ के लिए केवल दो स्टेट्स हैं, इनिशियल और फाइनल। फाइनल कोई ज़रूरी नहीं है इनिशियल से ऊपर एनर्जी में, नीचे भी हो सकती है, बट हमारे पास केवल दो लेवल्स हैं, जैसा कि एटॉमिक ट्रांजिशंस में होता है। एटम्स में जो हमारे नॉर्मल ट्रांजिशंस होते हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बीच होते हैं, जिससे हमें स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। वो ट्रांजिशंस डिस्क्रीट उसके बीच होते हैं। तो एनर्जी लेवल्स तो डिस्क्रीट हैं सिस्टम के, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी हैं, पर्टर्बिंग फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो बहुत सारी मौजूद हैं। पर्टर्बेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स आप सोच सकते हैं, पर्टर्बेशन में बहुत सारे वो हैं। तो इसीलिए अब जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है ट्रांजिशंस इंड्यूस्ड बाय एन इनकोहेरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ पर्टर्बिंग फ्रीक्वेंसीज। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं पर्टर्बेशन में। ओके, फॉर फिक्स डिस्क्रीट लेवल्स, हमारे पास दो डिस्क्रीट लेवल्स हैं आई और एफ, और ये हमने फिक्स कर दिया। माना ये वाला मैं इसको मैं आई कह रहा हूँ और इसको एफ। अगेन रिपीट करूँगा, एफ यहाँ होना जरूरी नहीं है, एफ एनर्जी स्केल में नीचे भी हो सकता है। और अभी तक हमने सिंगल पर्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी ली, तो मेरा जो आंसर बना ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का, वो या तो ये टर्म डोमिनेंट है या ये टर्म, दोनों को एक साथ लेने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक टर्म डोमिनेंट है। तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार का था, साइन स्क्वायर ओमेगा एफ आई या माइनस या प्लस ओमेगा टी बाई 2। और ये साइन स्क्वायर का फैक्टर जो है, अगर आप इसे कॉस 2a के फॉर्मूले से लिखें तो 1 माइनस कॉस ओमेगा एफ आई माइनस या प्लस ओमेगा टी। सिंगल फ्रीक्वेंसी हो और फिक्स्ड लेवल्स हैं आई और एफ, दो डिस्क्रीट लेवल्स हैं, तो उनके बीच जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो साइनोसॉइडली टाइम के साथ वेरी करती है। वहाँ यहाँ पे ये वाला फिगर अगेन आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, सिंगल दो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स हैं और एक खास टाइप का पर्टर्बेशन है, खास मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी का, तो ये बिल्कुल कांस्टेंट पर्टर्बेशन की तरह हो रहा है। अच्छा, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो मोनोटोनिकली टाइम के साथ बढ़ती नहीं है, बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है। और किस फ्रीक्वेंसी से घटती बढ़ती है, उसकी फ्रीक्वेंसी है एक केस में ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा या दूसरे केस में ओमेगा एफ आई प्लस ओमेगा। ओके, तो ये डिस्कशन भी कांस्टेंट पर्टर्बेशन की तरह है। लेकिन अब हम कह रहे हैं नहीं, बट कंसीडर द केस, और मैं यही वाला केस क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारा कांस्टेंट ट्रांजिशन रेट जनरेट होगा। ओके, केस क्या है, पर्टर्बेशन हैज़ मैनी फ्रीक्वेंसीज। हमारा जो पर्टर्बेशन है उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद हैं। से अभी तक आप केवल एक ओमेगा सोच रहे थे, अब आप सोचिए ओमेगा भी है, ओमेगा से थोड़ा ऊपर ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस उसमें फिर दूसरा कंपोनेंट ओमेगा प्लस 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा प्लस 3 डेल्टा ओमेगा, और ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी, मतलब ओमेगा माइनस डेल्टा ओमेगा। ओमेगा क्या फ्रीक्वेंसी नहीं है, ओमेगा क्या अबाउट पूरा एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आप पे अवेलेबल है। ओके, पर्टर्बेशन हैज़ मैनी फ्रीक्वेंसीज, दैट इज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम है पूरा ऑफ पर्टर्बिंग फ्रीक्वेंसीज विच आर क्लोजली स्पेस्ड। आप ऐसे सोच सकते हैं, अभी तक इनिशियल सिचुएशन में आप ये सोच रहे थे केवल एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा के टर्म्स में, एक पर्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी, लेकिन अब बहुत सारी पर्टर्बिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, ये भी है और ये वाली भी और ये वाली भी और ये, और हर किसी का एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा हो सकता है। मतलब ये अभी तक एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, लेकिन अब ओमेगा के अलावा ओमेगा से थोड़ा ज़्यादा ओमेगा 1 भी है और ओमेगा 2 और ओमेगा 3 और ओमेगा 4 और उससे कम ओमेगा 5 और ओमेगा 6। और इन सब का जो एम्पलीट्यूड है, जिस मात्रा में ये जो इनका ये वाला पार्ट है, एम्पलीट्यूड से मतलब आप ये वाला पार्ट समझिए, ये AR वाला पार्ट, ये पार्ट किसी का कम और किसी का ज़्यादा है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ हैं और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, अलग अलग है। लेकिन
ये सारी फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, क्लोजली स्पेस, इनके बीच जो गैप है बहुत कम है, तो आप चाहे तो अगेन इसे कंटिन्यूस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये डिस्कशन ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा है जैसा कंटिन्यूस वाले केस में, भाई कांस्टेंट परटर्बेशन के केस में हमने एनर्जी लेवल्स के लिए कहा था कि या तो एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट हैं लेकिन बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं, या कंटिन्यूस है। यहाँ पे एनर्जी लेवल्स तो डिस्क्रीट ही हैं, लेकिन जो परटर्बेशन है, हार्मोनिक परटर्बेशन, वो इस नेचर का है, कंटिन्यूस नेचर का, या तो कंटिन्यूस ही हो या कंटिन्यूस नहीं है, तो उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इतने क्लोजली स्पेस्ड हैं कि आप उन्हें लगभग कंटिन्यूस मान सकते हैं। ओके, अब मैनी फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या है? मैनी का मतलब चलिए हम क्वालिटेटिवली तो फिगर में समझ लिया, अच्छा ये बहुत सारे कंपोनेंट्स, पर बहुत सारे कंपोनेंट्स को मैथमेटिकली आप कैसे कहेंगे? मैथमेटिकली आप ऐसे कहेंगे, माना वो जो आपकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं परटर्बेशन में, वो किसी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी ओमेगा के अबाउट सिचुएटेड हैं, ओमेगा से थोड़ा ऊपर और थोड़े नीचे की बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। ओके, तो ओमेगा को आप कंपेयर किससे करेंगे? कंपैरिजन करने का तरीका आपका ये होगा, आपका परटर्बेशन अगर टी टाइम तक अप्लाई हुआ है तो डायमेंशनली 1/t की जो डायमेंशन है वो भी फ्रीक्वेंसी की होगी, तो आप कंपैरिजन इसका इससे करेंगे। ओके, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी जो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए, बहुत सारे कंपोनेंट्स किस इंटरवल में? 1/t को अगर आप डेल्टा ओमेगा सोचें, डायमेंशनली एक फ्रीक्वेंसी इंटरवल है, तो इस छोटे से फ्रीक्वेंसी इंटरवल के अंदर आपके बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मौजूद होने चाहिए। तो जब हम लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहते हैं, उसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है, जितने समय तक परटर्बेशन अप्लाई हुआ उसका इन्वर्स अगर आप लें तो वो आपको एक फ्रीक्वेंसी देगा, फ्रीक्वेंसी इंटरवल देगा, फ्रीक्वेंसी विंडो देगा। उस फ्रीक्वेंसी विंडो के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आपके मौजूद होने चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा हो, एक कंडीशन तो ये है, परटर्बेशन में सिंगल फ्रीक्वेंसी ना हो, पूरा एक स्पेक्ट्रम हो, लेकिन वो स्पेक्ट्रम क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट कंटिन्यूस, या तो वेरी क्लोजली स्पेस्ड या कंटिन्यूस। दूसरा, इनकोहेरेंट। अब ये इनकोहेरेंट शब्द क्या है? इनकोहेरेंट का मतलब क्या है? ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं फ्रीक्वेंसी के, परटर्बेशन के, इनके आपस में फेजेस में कोई रिलेशन ना हो। ओमेगा सब ये सारे के सारे साइनोसोइडल डिस्टर्बेंसेज हैं, लेकिन इस सारे के सारे साइनोसोइडल डिस्टर्बेंसेज के फेज में आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। इनकोहेरेंट, आप में से कुछ लोगों ने शायद लेज़र या इनकोहेरेंट लाइट इस तरह का थोड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस जरूर पढ़ा होगा। तो आप परटर्बेशन के टर्म्स में सोचिए, पहला केस जब तक हमने सिंगल कंपोनेंट लिया था तो हम एक सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट की बात कर रहे थे, हमारा कोई सिस्टम है उस पर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का परटर्बेशन अप्लाई हो रहा था। अब हम कह रहे हैं नहीं, सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो कि बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज एक साथ उस सिस्टम पे अप्लाई हो रही हैं, परटर्बेशन बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की वेव्स इस सिस्टम पे आ रही हैं, इनके आपस के फेजेस में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, जैसे लेज़र लाइट में आप कहते हैं, लेज़र लाइट में फेजेस रिलेटेड होते हैं, ओके, कोहेरेंट लाइट होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये लाइट क्या है? इनकोहेरेंट। ओके, इनकोहेरेंट लाइट क्यों ली, वो उसका मैथमेटिकल वो आगे क्लियर होगा, बट हम जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं उसके लिए हमें इनकोहेरेंट रेडिएशन या इनकोहेरेंट परटर्बेशन अभी मुझे कहना चाहिए, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं परटर्बिंग फ्रीक्वेंसीज ओमेगा वाले, वो सारे के सारे क्या हैं, उनके फेजेस क्या हैं? अनरिलेटेड है। और तीसरा एक कंडीशन हम और लेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग कंपोनेंट्स का, उनके एम्पलीट्यूड का, वो स्मूथ होना चाहिए। इसको फिगर में समझना थोड़ा ज़्यादा आसान है। स्मूथ से क्या सेंस है? माना सिंगल फ्रीक्वेंसी हो तो ये ठीक है, इस सिंगल फ्रीक्वेंसी के हम बजाय कह रहे हैं नहीं, पूरा एक स्पेक्ट्रम है, तो स्पेक्ट्रम का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं, अच्छा एक फ्रीक्वेंसी ये और एक ये, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बहुत दूर दूर है, तो हमने ये भी कहा ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए? वेरी क्लोजली स्पेस्ड। फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी हैं पर बहुत क्लोजली स्पेस्ड भी हैं, पर क्लोजली स्पेस्ड होने के बावजूद भी अब आप इस फिगर को सोचिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं तो बहुत सारे, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला, पर यहाँ ये जो वेरिएशन है ये स्मूथ नहीं है। स्मूथ नहीं होने का मतलब, यहाँ पे आप देखिए इस वाले कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड इतना है और इससे थोड़ा आगे वाले का एम्पलीट्यूड एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर से एम्पलीट्यूड एकदम से कम हो जाता है, मतलब वेरिएशन बहुत जिगजैग है। ओके, इसी के बजाय अगर आप इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन सोचिए, अच्छा कोई लाइट या कोई परटर्बेशन हार्मोनिक नेचर का किसी सिस्टम पे पड़ रहा है, उसमें ओमेगा फ्रीक्वेंसी का परटर्बेशन भी है और ओमेगा से थोड़ा कम वाला भी और ओमेगा से थोड़ा ज़्यादा वाला भी और थोड़ा और ज़्यादा वाला भी और थोड़ा और ज़्यादा वाला भी, एक छोटी सी रेंज में बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं परटर्बेशन में, लेकिन उनका जो रिलेटिव एम्पलीट्यूड्स हैं वो बड़ा स्मूथली वेरी कर रहा है। स्मूथली में से मेरा सेंस ये नहीं है ये ग्राफ ऐसा सिमेट्रिकल ग्राफ बनना चाहिए, ग्राफ की शेप ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसे ये, लेकिन वेरिएशन क्या है? स्मूथ, वेरी वेरी स्मूथ वेरिएशन अगर हो। ओके, दिस
तो ये 3 कंडीशंस अगर हम एज्यूम करें, इसमें मेनली बेसिकली ये 2 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। ओके, लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होने चाहिए, लेकिन वो कंपोनेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, इनकोहेरेंट होने चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हैं तो अब हम सवाल ये पूछ रहे हैं, अच्छा फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट टू सम डेफिनेट फाइनल स्टेट, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स ट्रांजिशन अगर एक साथ एक्ट करें तो टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी फ्रॉम सम गिवन इनिशियल स्टेट टू सम फाइनल स्टेट। इस समय इनिशियल और फाइनल स्टेट फिक्स्ड हैं, लेकिन पर्टर्बेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो अगर ये सारे स्पेक्ट्रम एक साथ अगर अप्लाई हो रहा है तो जो टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इज देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज एंड नॉट द एम्पलीट्यूड्स। अब यहाँ पे इनकोहेरेंट जो हमने वो लिया, नेचर लिया, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। से अगर माना मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती पर्टर्बेशन में, लेकिन वो कोहेरेंट होती, तो अगर वो फ्रीक्वेंसीज कंपोनेंट्स कोहेरेंट होते तो फिर उस केस में टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालते। आप पहले हर एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, माना मैं केवल 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की बात करूं, ओमेगा और ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2, माना ये दोनों कोहेरेंट हैं। तो अगर ये दोनों कोहेरेंट हैं तो इनके कारण जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कैसे निकाली जाएगी। पहले आप इसके करस्पॉन्डिंग का ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड निकालेंगे, AF1 करस्पॉन्डिंग टू दी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, और फिर आप निकालेंगे AF1 करस्पॉन्डिंग टू दी सेकंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, और फिर आप इन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड्स को ऐड करेंगे। ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी के कारण ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड प्लस ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी के कारण ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड, और फिर इसका मॉड स्क्वायर करके आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। ऐसा तब करेंगे अगर फ्रीक्वेंसीज होंगी कोहेरेंट, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसीज हैं इनकोहेरेंट तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है वो इनके मॉड स्क्वायर्स को अलग अलग ऐड करके। ओके, तो ये डिफरेंस है। अगर कोहेरेंट फ्रीक्वेंसीज होती तो आप एम्पलीट्यूड्स को ऐड करते और मॉड स्क्वायरिंग बाद में करते, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मॉड स्क्वायर बाद में करते। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसीज आपकी इनकोहेरेंट हैं तो आप सीधे सीधे जो इंटेंसिटी निकालेंगे, जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, वो सीधे सीधे इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स ने जो आपको प्रोबेबिलिटी दी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करके। तो इनकोहेरेंट का ये रोल है। द टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सम डेफिनेट इनिशियल स्टेट आई टू सम डेफिनेट इनिशियल स्टेट फाई एफ, समेशन ओमेगा का मतलब बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के कारण, पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ का सम। एक एक फ्रीक्वेंसी के कारण जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फॉर 1 ओमेगा मतलब एक पर्टिकुलर ओमेगा के कारण जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, मॉड AF1T का स्क्वायर, उस वाले ओमेगा के करस्पॉन्डिंग, इसको सम कर दो सारे ओमेगाज के ऊपर, जो जो आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ हैं उन सब के ऊपर इसे सम कर दो। ओके, एक एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन है वो ये है। ओके, AF, यहाँ पे ध्यान रखें, अब हमारे वाले केस में ये जो A है ये ओमेगा का फंक्शन है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स का एम्पलीट्यूड मतलब उसका A वाला जो कंपोनेंट है वो अलग अलग हो सकता है। तो A इज़ अ फंक्शन ऑफ ओमेगा नाउ। ओके, यस। तो ऐसे सारे कंपोनेंट्स को आप ऐड कर दें। अगेन जैसे हमने कंटिन्यूस केस में किया था, अगर बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं बहुत क्लोजली स्पेस्ड, तो सम को कंप्यूट करने के लिए आप उसे इंटीग्रेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सम की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर डी ओमेगा, रो ओमेगा डी ओमेगा। वहाँ पे रो EF DF था, वहाँ पे रो EF जो चीज़ थी वो था डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स। हमारा जो सिस्टम है जिस पे पर्टर्बेशन का असर हम देख रहे हैं उसकी डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स। यहाँ पे ये भी डेंसिटी है पर ये डेंसिटी ऑफ मोड्स है। अब की बार मल्टीपल कंपोनेंट्स किसके हैं, रेडिएशन के हैं। तो एक छोटी सी फ्रीक्वेंसी रेंज डी ओमेगा से लेकर ओमेगा प्लस डी ओमेगा के बीच कुल कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं वो हम ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं। एक छोटी विंडो डी ओमेगा के अंदर कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, अगर उस फ्रीक्वेंसी रेंज में जिसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ मोड्स, अभी से डेंसिटी ऑफ स्टेट्स नहीं है, डेंसिटी ऑफ मोड्स है। हमारे रेडिएशन का डेंसिटी ऑफ मोड्स अगर रो ओमेगा है तो एक छोटी फ्रीक्वेंसी रेंज डी ओमेगा के अंदर कुल मिला के इतने मोड्स मौजूद होंगे, नंबर ऑफ मोड्स है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोड्स को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और फिर इसे इंटीग्रेट कर दूं ओवर ओमेगा की रेंज इन प्रिंसिपल फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, ओमेगा को पूरी रेंज के ऊपर अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो मुझे टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ड्यू टू ऑल पॉसिबल द होल स्पेक्ट्रम ऑफ इनकोहेरेंट पर्टर्बिंग फ्रीक्वेंसीज। ओके, अगेन यहाँ पे भी हम वही आर्ग्यूमेंट देंगे। अगर जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो बहुत क्लोजली स्पेस्ड है और बहुत वाइड नहीं है, स्पेक्ट्रम में फ्रीक्वेंसीज तो बहुत ज़्यादा हैं पर अगेन वो जो उसकी विड्थ है, टोटल विड्थ, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं उस छोटी विंडो के अंदर
रो ओमेगा और ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है इसके वेरिएशन को नेगलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब पूरे के लिए मैं इस मैट्रिक्स एलिमेंट को लगभग क्या मान सकता हूँ, कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो अगर मैं इन एलिमेंट्स को बाहर ले लूँ, लेकिन इन एलिमेंट्स की वैल्यू कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी पे, इस कर्व का पीक कहाँ पे आता है, अगर मैं से माइनस वाले केस की बात कर रहा हूँ, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एफ आई पे, तो हम ओमेगा की वो वाली वैल्यू पे सारी वैल्यूज़ ले लेते हैं ओमेगा एफ आई पे। तो यहाँ पे दो स्टेप्स एक साथ हो रहे हैं। ओके, मैं इस इंटीग्रेशन में, क्योंकि ए है ओमेगा का फंक्शन, तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट ओमेगा पे डिपेंड करेगा। अलग अलग ओमेगा के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होने के बावजूद ए एफ आई की वैल्यू अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए अलग अलग, और डेंसिटी ऑफ मोड्स भी ओमेगा के साथ वेरी करता है। तो ये दो नंबर्स ओमेगा के साथ वेरी कर रहे हैं। पर अगर ओमेगा जिस रेंज में अप्रिशिएबल है, जो हमारा जो स्पेक्ट्रम ऑफ परटर्बिंग फ्रीक्वेंसीज है उसकी एक्चुअल रेंज बहुत कम है, तो मैं इन दोनों को का वेरिएशन उस छोटी सी रेंज में नेगलेक्ट कर सकता हूँ। और इनकी वैल्यू मैं कौन सी वाली ले रहा हूँ, इनकी वैल्यू मैं उस पॉइंट पे ले रहा हूँ जहाँ पे ओमेगा कितने के बराबर है, ओमेगा एफ आई। क्योंकि सबसे जो अप्रिशिएबल वैल्यू उस फंक्शन की होती है वो इसी पॉइंट पे होती है। जो हमारा कंट्रीब्यूटिंग फंक्शन है ये सबसे ज़्यादा अप्रिशिएबल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एफ आई के करीब ही होता है। तो अगर मैं उस वैल्यू का कंट्रीब्यूशन इसमें वैल्यू ले लूँ, तो जो ये टोटल ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है ये मुझे इंटीग्रेशन करना है। इन प्रिंसिपल ये इंटीग्रेशन मैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैथमेटिकली हमारी ओमेगा की फ्रीक्वेंसी की रेंज तो कुछ छोटी सी रेंज है, पर उस रेंज के बाहर तो हमारा रेडिएशन है ही नहीं, बाकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स तो जीरो हैं। तो अगर अगेन मैं इंटीग्रेशन को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड भी कर दूँ तो कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो दिस तो मॉड ए स्क्वायर का टर्म बाहर ओमेगा। लेकिन अब आप क्लियरली देखिए यहाँ तो बल्कि मैंने ए को ओमेगा का फंक्शन लिखा भी नहीं है, बट यहाँ भी मुझे लिखना चाहिए था ए इज सम फंक्शन ऑफ ओमेगा, और उसका मैट्रिक्स एलिमेंट हमने एफ और आई स्टेट्स के बीच इवेल्युएट किया है। लेकिन जब मैंने इस ए को बाहर लिया तो ओमेगा की कौन सी वैल्यू के साथ बाहर लिया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एफ आई। तो ए इवेल्युएटेड ओमेगा एफ आई और इवेल्युएटेड बिटवीन द एफ एंड आई एथ स्टेट। इस टर्म को ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें। ये निकाला बाहर 4 टाइम्स 4 कांस्टेंट एच क्रॉस स्क्वायर कांस्टेंट, और रो को भी हम कांस्टेंट मान रहे हैं। रो की कौन सी वैल्यू ली, विद ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एफ आई। ये टर्म हमने बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आप एक्सटेंड कर दीजिए, मैथमेटिक्स करने में हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये इंटीग्रल वही है जो हमने कांस्टेंट परटर्बेशन में किया था, बस वहाँ पे ये जो था डी ई एफ था, तो उसके कारण एक एच क्रॉस का फैक्टर एक्स्ट्रा आया था। इस समय इंटीग्रेशन सीधे सीधे ओमेगा के ऊपर है। आप अप्रोप्रिएट चेंज ऑफ वेरिएबल यहाँ कीजिए तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा पिछले वाले इंटीग्रल की तरह। वहाँ पे आंसर आपका केवल टी का फैक्टर बना था, एक π/2 और एक एच क्रॉस बना था। यहाँ पे एच क्रॉस का फैक्टर नहीं आएगा दिस। तो जो आपका टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट टू अ डेफिनेट फाइनल स्टेट इंड्यूस्ड बाय अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, होल स्पेक्ट्रम ऑफ इनकोहेरेंट फ्रीक्वेंसीज, वो एक्सप्रेशन ये रहा 2 पाई एच क्रॉस मॉड ए स्क्वायर रो ओमेगा एफ आई इंटू टी। और अगर हम टी से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करें, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को टी से डिवाइड करें, तो ट्रांजिशन रेट मिलता है। ट्रांजिशन रेट गामा फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट टू सम फाइनल स्टेट, दोनों डेफिनेट स्टेट्स हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट, इंड्यूस्ड बाय अ स्पेक्ट्रम ऑफ इनकोहेरेंट फ्रीक्वेंसीज, वो ये रहा 2 पाई एच क्रॉस दिस। मैथमेटिकली बहुत रिजेम्बलेंस है इस एक्सप्रेशन की, शायद एक एच क्रॉस का फैक्टर छोड़ के, यहाँ एच क्रॉस होगा उस वाले एक्सप्रेशन से, लेकिन आइडिया यहाँ से वैसे बहुत डिफरेंट हो जाता है। अगर बहुत वेगली बोलूँ, कांस्टेंट परटर्बेशन के केस में फर्मी गोल्डन रूल निकालने के लिए हमने जो सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा था, हमारा सिस्टम जो है उसकी स्टेट्स में कंटिन्यूटी ली थी कि बहुत सारी फाइनल स्टेट्स हैं। इस समय सिस्टम में बहुत सारी फाइनल स्टेट्स नहीं है, एक इनिशियल स्टेट एक फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो परटर्बेशन है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो अगेन आप देख रहे हैं इस सिचुएशन में भी, और ये एक बहुत फिजिकल सिचुएशन है। इनफैक्ट इसका एनालिसिस हम आगे और करेंगे सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन में। आपके पास कोई एटम है और एटम के mth और nth लेवल फिक्स्ड हैं, उनके बीच आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। mth से nth भी हो सकता है, nth से mth भी हो सकता है, किसी भी टाइप का अपवर्ड ट्रांजिशन भी, एब्जॉर्प्शन इमिशन दोनों हो सकते हैं, किसी भी टाइप का ट्रांजिशन। लेकिन जो किस कारण वो ट्रांजिशन हो रहे हैं, आप बाहर से उस सिस्टम पे रेडिएशन डाल रहे हैं, लेकिन उस रेडिएशन में केवल एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं, ऑलमोस्ट कंटिन्यूस हैं या कंटिन्यूस ही हैं, और वो इनकोहेरेंट है। तो उस सिचुएशन का अगर आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि किस रेट से ट्रांजिशन होगा इस लेवल से इस लेवल में या इस लेवल से इस लेवल में, उसकी कैलकुलेशन के लिए आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, तो अगेन मैथमेटिकली बहुत सिमिलरिटी है, समझने में भी काफ़ी हद तक चीज़ें सिमिलर हैं, बट स्टिल देयर आर सटल चेंजेस विच यू मस्ट
स्टडी प्रॉपरली। ओके, तो ये ट्रांजिशन रेट जो है इंड्यूस्ड बाय एन इनकोहेरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ परटर्बिंग फ्रीक्वेंसीज जो है उसके कारण ये रहा एक्सप्रेशन। अगर मैं इस टर्म के बजाय, एब्जॉर्प्शन वाले टर्म के बजाय एमिशन वाले टर्म को लेके आगे बढ़ता तो क्या चेंज होता? ए की जगह ए डैगर होता, एफ और आई वही रहते, आप इनिशियल से फाइनल स्टेट की बात कर रहे हैं, एफ और आई वगैरह वही रहते, लेकिन एक चेंज आपका और आता, क्योंकि यहाँ आपके पास ओमेगा एफ आई प्लस ओमेगा होता, माइनस ओमेगा की जगह प्लस। तो मतलब इस समय जो हमारा मोस्ट अप्रिशिएबल कंट्रीब्यूशन बनता, जैसे इस वाले केस में मोस्ट अप्रिशिएबल कंट्रीब्यूशन बनता है व्हेन ओमेगा एफ आई माइनस ओमेगा इक्वल टू 0, तो मतलब ओमेगा इक्वल टू प्लस ओमेगा एफ आई। तो इसीलिए जब मैंने इंटीग्रेशन से ए और ये रो का फैक्टर बाहर लिया तो मैंने इनकी कौन सी वाली वैल्यू ली, ओमेगा की जगह ओमेगा एफ आई रख के। उस वाले केस में, इमिशन वाले केस में, जो वैल्यू आप सेलेक्ट करेंगे इंटीग्रल से बाहर लेते हुए, ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा एफ आई, तो जो ए की जगह ए डैगर आएगा और ओमेगा एफ आई की जगह माइनस ओमेगा एफ आई। ओके, अब यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मैंने इनको जस्ट डिस्क्राइब किया है। मैं चाहूँगा आप इनको थोड़ा सी एटलीस्ट क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली करना भी मुश्किल नहीं है। हर्मिटिसिटी प्रॉपर्टी के कारण ये होना ज़रूरी है। एक चीज़ तो इसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि ए डैगर माइनस, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं ए डैगर के साथ माइनस ओमेगा एफ आई आ रहा है, ए डैगर माइनस ओमेगा एफ आई बराबर होना चाहिए ए ओमेगा एफ आई, मैथमेटिकली ये ट्रू होना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा रेडिएशन है, ये डेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, मोड्स ऑफ रेडिएशन है, उसकी भी पास भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। या अगर आप इन यू टेक दीज टू प्रॉपर्टीज़ फॉर ग्रांटेड, से ये प्रॉपर्टीज़ आप ट्रू मान रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए, तो देन यू मस्ट बी एबल टू शो दिस। एक ट्रांजिशन रेट मैंने ये निकाला, आई से एफ में किसी ट्रांजिशन का रेट किसी स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण, उसी स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी के कारण एफ से आई का ट्रांजिशन रेट, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो आई से एफ का एक्सप्रेशन है, लेकिन ये इमिशन का है। मैं इमिशन, एब्जॉर्प्शन और इमिशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन सेम सेट ऑफ स्टेट्स के बीच, मतलब आपके पास केवल दो स्टेट्स हैं आई और एफ माना एनर्जी में आई से ऊपर है, यहाँ से यहाँ जाने का ट्रांजिशन रेट और यहाँ से यहाँ जाने का ट्रांजिशन रेट, अगर आप इन एक्सप्रेशंस को सूटेबली थोड़ा सी इस एनालिसिस के साथ आगे बढ़ाएं, और इसके साथ आपको इस चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सी बताने की कोशिश की थी, ये तो फिर आप ये शो कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होगा हमारे लिए। बेसिकली सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन में तो इसका मतलब ये बनेगा जिन्हें हम कहते हैं आइंस्टीन्स कोफिशिएंट। आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन और एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन अभी परटर्बेशन थ्योरी के लेवल पे अगर हम रेडिएशन की बात नहीं कर रहे हैं तो ये रिजल्ट ये कह रहा है फॉर अ डेफिनेट सेट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स द अपवर्ड ट्रांजिशन रेट इज इक्वल टू द डाउनवर्ड ट्रांजिशन रेट, लेकिन किसके कारण? ड्यू टू अ स्पेक्ट्रम ऑफ इनकोहेरेंट परटर्बिंग फ्रीक्वेंसीज। अगर आपके पास पूरा एक स्पेक्ट्रम ऑफ इनकोहेरेंट परटर्बिंग फ्रीक्वेंसीज किसी सिस्टम पे अप्लाई हुआ तो जिस रेट से ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होता है सिस्टम का, उसी रेट से सिस्टम का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ भी होता है। ओके, बोथ थ्रीज रेट्स आर इक्वल, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट वो, इसको मैं चाहूँगा आप थोड़ा सी एटलीस्ट अपने माइंड में जस्टिफाई कर सकें कि हाँ ये मैथमेटिकली ये ट्रू हो रहा है। ओके, तो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन में, और टू एंड ट्राई टू ऑब्टेन द आइंस्टीन कोफिशिएंट। सो थैंक यू एवरीबॉडी।